इस वीडियो में देखते हैं बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर था, थर्ड सेम में आया था, फिजिक्स का पेपर था। उसका जो 7वां क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर, एक प्रत्यावर्ती वोल्ट मीटर का पाठ 180 वोल्ट है, तो विभवांतर का शिखर मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपके पेपर में आपको मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। होलकर साइंस कॉलेज का थर्ड सेम का पेपर था, फिजिक्स सेकेंड ईयर मेजर था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था, है ना। तो इस वाले का जो आंसर है देख लेते हैं, जल्दी से जल्दी ख़त्म करना अपना। खुद देखिए इसमें दिया गया है प्रत्यावर्ती वोल्ट मीटर का पाठ 180 वोल्ट है। तो जो अपने को ज्ञात करना है, देखिए अपने को क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है V बराबर दिया गया है 180, V बराबर 180 दिया गया है। अपने को V0 ज्ञात करना है, V0 ज्ञात करना है। तो इसके बराबर होता है ना। तो अपना जो VRMS दिया गया है, ये शिखर मान आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं क्या कहलाते हैं। तो ये दिया गया है, तो अपने को सिर्फ ये और इसके बराबर होता है √2 गुणे VRMS, ये होता है। तो अपने इसको लगाएंगे। देखिए VRMS का मान 180 दिया गया है, मतलब ये जो पाठांक है ये 180 दिया गया है। तो क्या करना है अपने को, V0 का मान ज्ञात करना है। अपने को ऐसे हिंदी लिखना है। देखिए 8 नंबर में आया था, 8 नंबर में अभी आया था, शायद अगली बार आए या ना आए, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। V0 बराबर ये होता है, ये धारा का शिखर मान, जैसे जैसे धारा का शिखर मान रहता है वैसे इसका शिखर मान रहता है। तो अगर आपने इसका नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये होता है इसका सूत्र। तो इसमें √2 का गुणा कर देना, बस हो गया। तो √2 का गुणा करेंगे। देखिए √2 का इसमें गुणा कर रहा हूँ। √2 जो 2 है उसका मान होता है 1.414, इसमें 180 का गुणा किया है, 180 वोल्टेज का गुणा किया। तो ये अपना आ गया, ये अपना आ जाएगा V0 बराबर, V0 मतलब जो शिखर मान है, शिखर मान को V0 से दर्शाते हैं, मतलब V0 मतलब विभवांतर का अधिकतम मान। तो ये 254.520 वोल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से 2.5 मिनट में ये क्वेश्चन ख़त्म होता है आपका 8 नंबर का। तो शायद अगली बार भी यही दोहरा दे, इसलिए ये कराया गया है, मतलब ये पेपर का सॉल्यूशन है। अगला जो क्वेश्चन है वो आप अपन देखते हैं, जो 8वां क्वेश्चन है। ये देखिए 8वां क्वेश्चन है, जो नियत धारा, ये भी 8 नंबर का था, नियत धारा स्रोत को समझाइए। ये इतना क्वेश्चन नियत धारा स्रोत को समझाइए 8 नंबर में आया था। देखिए न्यूमेरिकल जो रहते हैं, न्यूमेरिकल छोटे भी रहेंगे और नंबर ज़्यादा रहे तो उसका पूरा नंबर मिलता है लिखने का, लेकिन इसमें जो ये वाले क्वेश्चन रहते हैं इसमें ज़्यादा लिखने को पड़ता है। देखते हैं नियत धारा स्रोत क्या कहलाता है। तो इसको देखिए, नियत धारा स्रोत को आप इससे परिभाषा से देखना चाहते हो तो देख लीजिए, नहीं मैं आपको ये बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई जैसे, मतलब ये परिपथ है, ठीक है, ये परिपथ है और इस परिपथ में ये कोई परिपथ है और ये A और B टर्मिनल लगे हैं। तो क्या है कि इसके खुले रहने पर, ये टर्मिनल अगर खुले भी रहे ना, यहाँ पर देखिए ZL जैसे है, तो ये टर्मिनल खुले भी रहे, जो सिरे हैं ना AB, ये सिरे हैं, खुले भी रहे फिर भी धारा प्रवाहित हो जाती है, इसे नियत धारा कहा जाता है। नियत धारा कहा जाता है अगर कांस्टेंट करंट, तो इस प्रकार से इसे नियत धारा कहा जाता है। अगर ये सिरे खुले होने पर भी धारा प्रवाहित हो जाए, वैसे सिरे खुले रहे तो धारा तो प्रवाहित नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती है, तो इसे ही धारा मतलब नियत धारा कहते हैं। बस इतना इसमें लिखना है कि अगर जो ये मतलब जैसे कोई परिपथ है, ये समझिए परिपथ है, इसके जो सिरे हैं उनके खुले रहने पर भी धारा प्रवाहित हो जाती है, अगर बंद होता तो इसे यहाँ से भी बंद होता, ठीक है। तो इसे कहते हैं नियत धारा। तो देखिए इसकी परिभाषा कुछ इसी प्रकार लिखी गई है यहाँ पर कि नियत धारा किसे कहते हैं। तो ये समझिए, अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप अपनी क्वालिटी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है आप पढ़ाने का, ना कैमरा अच्छा है मोबाइल का, इसलिए मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ, है ना, लिखकर। देखिए क्या बोलते हैं, नियत धारा। नियत धारा क्या कहलाती है? तो नियत धारा स्रोत ऐसा स्रोत होता है, नियत धारा जो स्रोत रहते हैं
वो ऐसे स्रोत रहते हैं जिनमें नियत धारा स्रोत ऐसा स्रोत होता है जिसमें परिपथ, यहाँ जिसमें लिखा, जिसमें परिपथ में सिरों के खुले रहने पर भी उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। अगर सिरे खुले भी रहे फिर भी धारा प्रवाहित हो जाती है तो इसको ही नियत धारा कहा जाता है। ये तो रही ये जो पूछा गया था नियत धारा किसे कहते हैं, इसे समझाइए। ये हो गया नियत धारा कि अगर धारा ऐसा स्रोत होता है जिसके परिपथ के सिरे खुले भी रहते हैं ना, तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। अब देखिए, अब क्या है, इसका अगला क्या है, नियत जो धारा स्रोत है उसकी शर्त क्या होनी चाहिए। आपको ये भी लिख देना है कि नियत धारा स्रोत होने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए। तो शर्त क्या होनी चाहिए, जो आंतरिक प्रतिबाधा ZS, आंतरिक प्रतिबाधा ZS मैं यहाँ बताऊँगा ZS क्या कहलाता है, लोड प्रतिबाधा ये कहलाती है, इससे अधिक होनी चाहिए। मतलब आप समझिए क्या है, इसकी शर्त क्या है कि जो इसका मान है ना ZS का मान जो है वो लोड प्रतिरोध इससे ज़्यादा होना चाहिए। देखिए इसका जब मतलब अपन इसी को खुले में रखते हैं तो इससे ज़्यादा होगा तो इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो ये होता है, इसका शर्त होती है कि इसका मतलब इसे कहते हैं आंतरिक प्रतिबाधा, आंतरिक अंदर है, और इसे लोड कहते हैं, ये लोड पर लगी हुई प्रतिबाधा है, इसे लोड प्रतिबाधा कहते हैं। अब अपने को इसी की संरचना भी लिख देना है। तो संरचना में देखिए क्या है, अब मैं संरचना बता देता हूँ। ये है अपना प्रत्यावर्ती धारा, मतलब अपन ये नियत धारा स्रोत है। तो ये नियत धारा स्रोत उस श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम तो देख रहे हैं ना, श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिबाधा को जोड़ा जाता है और A और B टर्मिनल के बीच में इसे कहते हैं लोड प्रतिबाधा को जोड़ा जाता है। ये हो गई इसकी संरचना कि इसको मतलब ISC और ZS को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और इस A और B सिरे के बीच में ZS को जोड़ देते हैं, इसे लोड प्रतिबाधा कहते हैं, है ना। अपने को जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि अपने पास टाइम कम है, तो अपन जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। तो नियत धारा स्रोत IC वही है, नियत धारा स्रोत बता दिया, के साथ आंतरिक प्रतिबाधा ZS जुड़ी होती, किसमें, श्रेणी क्रम में। यहाँ श्रेणी क्रम भूल गया हूँ तो अपने को श्रेणी क्रम लिख लेना है। व AB टर्मिनलों के बीच में लोड प्रतिरोध ZL जुड़ा होता है। व AB टर्मिनलों के बीच में लोड प्रतिरोध ZL जुड़ा होता है। अब देखिए, अब जुड़ा होता है ना, तो यहाँ तक हो गया ये। अब देखिए, अब कह रहा है परिपथ की कुल धारा कितनी होगी, परिपथ की कुल धारा। तो आप यहाँ से आइए, इसमें देखिए यहाँ ZS मतलब ये IS धारा बह रही है, यहाँ पर ये IS धारा बह रही है और यहाँ पर IL धारा बह रही, तो कुल धारा इनके बराबर होगी कि ना होगी। और अगर मैं बात करूँ तो इनके बराबर होगी। अगर बात की जाए, अपनी बात की जाए किसकी, अपनी बात करते हैं V बराबर होता IR, V बराबर IR होता है। तो यहाँ से V बराबर IR के तहत क्या हो जाएगा, तो V बराबर IR से क्या हो जाएगा, इसका अगर प्रतिरोध निकालेंगे तो हो जाएगा IS गुणा ZS हो जाएगा ना, इसका ये विद्युत वाहक बल V बराबर हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो ये अपने को समीकरण में लिखना पड़ेगा आगे, देखिए ठीक है। तो धारा जो है वो कुल धारा इस प्रकार से हो जाएगी, ये कुल धारा हो जाएगी, ठीक है। अगर अपन निकालना चाहे ZS का जो वोल्टेज है, Z मतलब आंतरिक प्रतिबाधा, आंतरिक प्रतिबाधा का जो वो है तो होता है ZS गुणा ZL, मतलब V बराबर IR, ये ओम का नियम होता है, इसके अनुसार होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपने को जो ये है, ये देखिए, ये देखेंगे आप थेवेनिन प्रमेय, उससे होता है IL बराबर VT बटे ZS अपॉन ZL। तो VT का मान जो है, ये VT का मान है वो है ZS अपॉन ZL। तो यहाँ पर इसको मान को रख देंगे। तो देखिए इस मान को यहाँ पर रख दिया अपन लोगों ने,
तो इस मान को अपन यहाँ पर रख देते हैं। तो ZL VS का मान रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मान रखा। अब इसमें क्या किया, अब इसने किया इसमें ZS है, इसमें भाग दिया ZS का, इसमें ZS का भाग दिया, इसमें ZS का भाग दिया, तीनों में ZS का भाग दिया। तो ये इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये ZS से ZS कट जाएगा, इसमें भाग दिया, इसमें भी कट जाएगा, तो एक आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो देखिए अब अपन यहाँ से देखेंगे, अपन यहाँ से देखेंगे कि जो ये है ZL, ये ZL अपॉन ZS जो है वो लोड, वो क्या है, लोड नियत धारा है। अब ये बताइए, ये ZL बटा ZS है, वो उससे एक बड़ा है, तो ये ZL को बढ़ाने पर धारा बढ़ेगी, मतलब लोड प्रतिरोध को बढ़ाने से धारा बढ़ेगी। जो ये यहाँ पर लोड प्रतिरोध लगाया गया है, इसको बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये होता है अनियत धारा स्रोत। अगला क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन था, उसमें आए थे 2 क्वेश्चन। उसमें था एक ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, जो ये म्यू को बोलते हैं अपवर्तनांक, म्यू अपवर्तनांक ध्रुवण कोण IP की स्पर्श जाके बराबर रहता है। तो इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण IP की स्पर्श जाके बराबर रहता है। ध्रुवण कोण IP की स्पर्श जाके बराबर रहता है, मतलब म्यू बराबर tan IP। ये ब्रूस्टर का नियम है। आप 10वीं में पढ़ के, मतलब 12वीं में पढ़ के आए हैं ये, और अभी ये जो सेमेस्टर हुआ उसमें भी पढ़ के आए हैं, है ना। तो 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था। तो म्यू बराबर tan IP, ये अपवर्तनांक जो है माध्यम का अपवर्तनांक tan IP के बराबर रहता है। ध्रुवण कोण, इसे स्पर्शज्या बोलते हैं, के बराबर रहता है। तो इसकी जो व्यंजक है वो देख लेते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, माना प्रकाश किरण म्यू अपवर्तनांक वाले जो माध्यम है, म्यू अपवर्तनांक का माना कोई प्रकाश किरण म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में ध्रुवण कोण IP से आपतित होती है। ये ध्रुवण कोण IP से यहाँ पर आपतित हुई, ये कहलाता है आपतन, आपतित प्रकाश। यहाँ पर ये पृष्ठ है, इस पर ध्रुवण कोण IP से आपतित हुई, ठीक है। यहाँ पर IP से आपतित हुई ये किरण। अब देखिए, अब ये जब IP से आपतित होती है, स्नेल के नियम से म्यू बराबर होता है sin IP बटे sin R। ये प्रकाश की वाला जो कुछ टॉपिक था 12वीं में, उसमें था, ठीक है। अब ये जो होता है, मतलब जो ये इसका नियम होता है, उसके बराबर रहते हैं म्यू बराबर tan IP, म्यू बराबर tan IP रहता है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 और 2, मतलब ये ब्रूस्टर कोण से ये होता है मान, और ये वाला ये होता है, इनको समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे, म्यू बराबर। तो देखिए इसको लिख सकते हैं tan IP को sin IP बटे cos IP, क्योंकि tan बराबर sin बटा cos, ठीक है, लाल बटे का। तो यहाँ से ये sin IP से sin IP कट जाएगा, sin IP से sin IP कट गया, यहाँ बचा cos IP, यहाँ बचा sin R, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा sin R, ये cos IP, मतलब ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, लेकिन इसे ऐसा लिख सकते हैं आप, मतलब cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा लग देंगे cos की जगह। अब देखिए sin से sin कट गया और बचा R प्लस IP बराबर 90। तो यही अपने को सिद्ध करना था। जो परावर्तित किरण है, ये हो गई अपवर्तित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। तो जो इनका जो एंगल रहता है वो 90 अंश रहता है। तो इस प्रकार से ये ब्रूस्टर का नियम भी, जो परावर्तित और अपवर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो इस प्रकार से ब्रूस्टर का नियम समाप्त हुआ।
इसी में एक क्वेश्चन था जो बी नंबर था, वो था स्किप दूरी। तो स्किप दूरी क्या कहलाती है, इसको देख लेते हैं। तो स्किप जो दूरी है, पृथ्वी की सतह और रेडियो सिग्नल के संचरण बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो स्किप दूरी किसे कहते हैं? स्किप दूरी कहते हैं, स्किप दूरी वो कहते हैं पृथ्वी की सतह और रेडियो सिग्नल के जो संचरण बिंदुओं की, तो इसे बीच की दूरी को स्किप दूरी कहते हैं। स्किप जोन किसे कहते हैं? जहाँ पर रेडियो प्रसारण नहीं हो सकता है, जहाँ रेडियो प्रसारण नहीं हो सकता उसे रेडियो जोन कहते हैं। ये आ सकता है स्किप जोन, इसलिए हुआ अपन यहाँ पर ख़त्म।